अस्सलाम वालेकुम। तो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 के अंदर आपको वेलकम करते हैं और आज हम स्टार्ट करें पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1। और ग्रुप नंबर 1 की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। तो सिंपल सा ये टॉपिक है और अल्कली मेटल्स का, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स देंगे जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1, उस ग्रुप नंबर 1 को हम क्या कहते हैं, उसको हम अल्कली मेटल कहते हैं, जो 1A है पीरियोडिक टेबल का। अब अल्कली जो लफ्ज़ है ये अल्कली, अरेबिक लफ्ज़ अल्कली से निकला है और इसका मतलब है एशेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो अगर आ जाए कि लेटरल मीनिंग ऑफ अल्कली क्या है, तो अल्कली का मतलब है एशेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट में जो कुछ एलिमेंट्स थे जिस तरह के पोटाशियम है, इस एलिमेंट को एशेस ऑफ प्लांट से डिस्कवर किया गया, इसीलिए इसको नाम दिया गया अल्कली का। अल्कली की लेटरल मीनिंग ये है। अब अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। अगर हम इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाएंगे, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास सोडियम है, इस सोडियम को मैंने रिएक्ट किया H2O के साथ, वाटर के साथ, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो आपके पास इसने बना दिया ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है और ये वाटर के अंदर भी सॉल्युबल है, इसीलिए इसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ये जो अल्कली मेटल्स है ये जिस ग्रुप जिस ब्लॉक के अंदर है उस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये एस सबशेल के अंदर जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको एस ब्लॉक कहा गया है। तो आपके पास है अल्कली मेटल्स एस ब्लॉक से, और अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं ये हमने एलिमेंट्स लिखे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इसमें आपके पास जो 6 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के अलावा, इन 6 एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये 6 एलिमेंट्स अल्कली मेटल, हाइड्रोजन जो है ये अल्कली मेटल के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1A एक्सेप्ट हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। अल्कली मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है कि ये जैसे कि ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट इतने हैं कि इसको हम नाइफ के साथ कट भी कर सकते हैं, सिल्वरी वाइट इसकी अपीयरेंस है और इसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनको ग्रुप 1 में रखा गया है कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन इसके एस सबशेल में जाता है, इसलिए ये एस ब्लॉक में। इसके अलावा आपके पास कुछ एलिमेंट्स है कि अगर इसकी हम अबंडेंस की बात करें तो इस 6 एलिमेंट्स में सोडियम और पोटाशियम ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अप 1A। और इसमें अगर कोई एमसीक्यूज आता है कि ग्रुप नंबर 1 के अंदर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो ये आपके पास है सोडियम, जो कि 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एंड नेचर के अंदर 7th नंबर है इसका। उसके बाद जो पोटाशियम है इसका 8th नंबर है, बाकी ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। उसके बाद आपके पास है फ्रांशियम, ये पीरियोडिक ग्रुप नंबर 1 का लास्ट एलिमेंट है फ्रांशियम, जो कि रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 का कौन सा एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव, और ये इसकी हाफ लाइफ जो है ये बहुत ही कम होती है, 21 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ होती है। तो ये आपके पास ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट्स आ गए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, इसके ट्रेंड्स देखने हैं कि क्या होता है। सबसे पहली बात है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात हम करते हैं। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस तो आप जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस हम किसको कहते हैं, मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट शेल के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम उसका एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस से मुराद उसका साइज कौन सा, किस एलिमेंट का साइज सबसे बड़ा है, तो आपके पास है सीजियम, क्योंकि हम जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप जाने के साथ उस एलिमेंट्स के शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने के साथ साथ उनका जो साइज है वो इंक्रीज होगा। अब लिथियम है, इसमें 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 है, पोटाशियम में 4 है, रुबिडियम में 5 है, और आपके पास जो सीजियम है इसमें 6 शेल्स हैं। तो ये आपके पास इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप एलिमेंट का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
ये तो इसकी एटॉमिक रेडियस की बात। आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो आयन तब बनेगा जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो केटाइन बनाता है, तो केटाइन का साइज जो है उसके नॉर्मल एलिमेंट से कम होता है। ठीक है, अब देखिए सोडियम है और सोडियम केटाइन, इसमें किसका साइज ज्यादा है? इसमें सोडियम का साइज ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू केटाइन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब प्रोटॉन की जो अट्रैक्शन है ये मजीद स्ट्रांगर हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, तो साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी। अच्छा, तो ये आपके पास आयनिक रेडियस की बात हो गई है। तो आयनिक रेडियस में क्या है कि जो नॉर्मल एलिमेंट है उसका साइज ग्रेटर होगा उसके आयन से, कैटाइन से। ठीक है, तो ये आयनिक रेडियस की बात हो गई है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी डेंसिटी की बात हो गई। तो डेंसिटी हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को, m डिवाइडेड बाई v जो हमारे पास है इसको हम डेंसिटी कहते हैं, m डिवाइडेड बाई v, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी कहलाती है। अब अगर डेंसिटी की हम बात करें, जिस तरह हमने ऊपर कहा है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। अब साइज के इंक्रीज होने के साथ साथ इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसका मास भी बढ़ रहा है। तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होगी, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब इसमें सबसे हायर डेंजर एलिमेंट जो है ये सीजियम है। किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है? सीजियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन पोटाशियम की जो डेंसिटी है ये सोडियम से कम है। अच्छा, ये एक्सेप्शन है इसके अंदर। ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि जो पोटाशियम है इसके वॉल्यूम में एबनॉर्मल इंक्रीज आ जाती है। ठीक है, तो वाई पोटाशियम हैज लोअर डेंसिटी देन सोडियम? तो पोटाशियम हैज लोअर डेंसिटी देन सोडियम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन देयर वॉल्यूम। पोटाशियम के वॉल्यूम के अंदर एबनॉर्मल इंक्रीज आएगा, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी जो है सोडियम से कम है। ठीक है, तो हम ये ट्रेंड इस तरह लिखेंगे कि लिथियम, लिथियम के बाद पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। और इनमें से ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, ये तीन एलिमेंट्स की डेंसिटी वाटर से कम है, इसीलिए जब आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम है। तो ये बात आ गई है डेंसिटी की। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वो बॉयल करता है या वेपर्स में चेंज होता है। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो वाली बातें सारे आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसकी ट्रेंड को देखेंगे। तो ट्रेंड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि साइज के इंक्रीज हो जाने से जो मेटालिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ या कोएसिव फोर्सेस जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है। ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर डाउन द ग्रुप कोएसिव फोर्सेस डिक्रीज होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। इसमें से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है या बॉइलिंग पॉइंट किसका है? लिथियम का है। जो ही आप डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखिए व्हिच वन इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। फिर आपने ट्रेंड देखना है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है तो जो अबव होगा, ऑन द टॉप होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो डाउन हो। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है आयोनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy, the minimum amount of energy required to remove the valence electron। ठीक है, गैशियस, किसी भी गैशियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए, अगर आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के साथ साथ उसके और न्यूक्लियस के दरमियान, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है ये कम हो रही है। तो अट्रैक्शन कम होने के साथ साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान होगा। इसलिए जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसमें से हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 में लिथियम की है और लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास किसकी है? सीजियम की है। ठीक है, सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। उसकी वजह क्या है कि इसका साइज, एटॉमिक रेडियस बहुत बड़ा है, तो इस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है ये बहुत ही कम है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट आता है यहाँ पे।
शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आता है तो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक और बात भी आएगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, ठीक है, या मेटालिक करेक्टर की। तो देखिए मेटालिक करेक्टर यहां पे हम मेजर करेंगे कि कोई भी एलिमेंट कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही उसका मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे हाईएस्ट मेटालिक करेक्टर किसका है? सीजियम का है, ठीक है। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि जहां पे मेटालिक करेक्टर की बात होगी तो मेटालिक करेक्टर में ये भी मेटालिक करेक्टर जो है ये भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ग्रुप 1 में सबसे हाईएस्ट मेटालिक करेक्टर किसका है? ये आपके पास सीजियम का है, क्योंकि ये बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद 5 नंबर पे आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये ऑक्सीडेशन स्टेट की है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यूनिवैलेंट कैटाइन ये बनाते हैं, ठीक है, या मोनोपॉजिटिव आयन ये बनाते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ये एक इलेक्ट्रॉन को इसीलिए लॉस करते हैं कि ये nat गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन करना चाहते हैं। इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को या सेकंड इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करते, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये इसके वैलेंस शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जो कि हीलियम की कन्फिगुरेशन है। तो ये इसकी तरह बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये नियान की कन्फिगुरेशन अटेन करेगा। इसी तरह पोटाशियम जो है ये अर्गान की, और पोटाशियम के बाद जो रुबिडियम है वो क्रिप्टॉन की, और फिर आगे नेक्स्ट ज़ीनान की। तो एलिमेंट्स ये एक एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने आप को nat गैसेस या नोबल गैसेस की तरह करना चाहते हैं, ठीक है। ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा। अच्छा, ये जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो ये आपके पास जो कैटाइन है ग्रुप 1 के, ये सारे कलरलेस होंगे, और कलरलेस होने के बाद ये डाईमैग्नेटिक भी होंगे। ये क्यों कलरलेस और डाईमैग्नेटिक होंगे? क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब इनके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था वो इसने लॉस कर दिया। तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो अब इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, इसीलिए ये क्या है? डाईमैग्नेटिक है, ठीक है। और ये क्या है? कलरलेस है। डाईमैग्नेटिक वो एलिमेंट्स होते हैं, ये प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। जो मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, उसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट नहीं करता ड्यू टू नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसको हम डाईमैग्नेटिक कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हाइड्रेशन ऑफ आयन। हाइड्रेशन ऑफ आयन का मतलब है कि आपने मेटल आयन को वाटर के अंदर या इक्वस सोल्यूशन में डाल दिया तो ये आपके पास हाइड्रेटेड हो गया, ठीक है। अब इसको हम हाइड्रेटेड कहते हैं। ये यहाँ पे इक्वस सोल्यूशन और ये आयन हाइड्रेटेड हो गया। अब हाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो कैटाइन जितना कैटाइन स्मॉलर होगा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। छोटे कैटाइन के साथ जो है ये बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके साथ अटैच होंगे, ठीक है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब आप देखें एटॉमिक रेडियस की बात करें, देखिए लिथियम सबसे स्मॉलर है तो इसके साथ बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ये इसके साथ अटैच होंगे, तो इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है ये डिक्रीज होगी। और ये जो हाइड्रेशन है इस टाइम, ठीक है, जब वाटर के मॉलिक्यूल ये अटैच होते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक, एक और पॉइंट है, हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद अगर इससे क्वेश्चन आता है कि विच वन हैज हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, तो आपने ज़हन में रखना है कि कैटाइन जितना स्मॉलर होगा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो डाउन द ग्रुप जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। अगर डाउन द ग्रुप डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज हो रही है तो इसके साथ साथ जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। और हाइड्रेशन कौन सा प्रोसेस है? हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये पॉइंट्स आप अपने पास नोट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इसका ट्रेंड अगर हम देखें तो ये डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। साइज इंक्रीज होगा
तो न्यूक्लियस अगर एटम का साइज ज़्यादा है तो वो उसी तरह इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है ये बहुत दूर रह जाता है उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें देखिए लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि साइज इसका स्मॉलर है, एटॉमिक रेडियस इसका स्मॉलर है। आप डाउन द ग्रुप जाएंगे सीजियम आएगा, तो सीजियम इसमें लीस्ट नेगेटिव है। ये एमसीक्यूज पहले भी कमीशन के टेस्ट में आया था कि विच वन हैज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये आपके पास सीजियम है, ये पीरियोडिक टेबल का सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सीजियम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 के आसपास है, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एलिमेंट किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है। तो आप ज़हन में लाएं कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस दूर हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स है, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना न्यूक्लियस दूर होगा उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जितना डाउन द ग्रुप आएंगे साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर है कि ये रिड्यूसिंग नेचर से मुराद कि ये दूसरे को कैसे रिड्यूस करता है, दूसरे को कैसे इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना आप देखें, सिंपल सी बात है, अगर आप एटॉमिक रेडियस समझ गए, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इजी है, तो इसीलिए इसकी रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है। तो ग्रुप 1 का जो मोस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है फ्री स्टेट में, वो आपके पास है सीजियम है। मोस्ट, ठीक है, रिड्यूसिंग है इन नेचर है, और लीस्ट रिड्यूसिंग इन नेचर यहाँ पे आपके पास लिथियम है फ्री स्टेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 9 है, और इस प्रॉपर्टी नंबर 9 को हम कहते हैं फ्लेम। जो एलिमेंट्स हैं इनको जब आप फ्लेम पे रखते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक्साइट होते हैं, और जब वो दोबारा अपनी स्टेट पे आते हैं तो वो एक एनर्जी जो है वो लॉस करते हैं। वो जो एनर्जी है वो आपके पास एक कलर शो करती है, तो उसको हम फ्लेम कलरेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए लिथियम है, ये आपने ज़हन में रखना है क्योंकि इसका एमसीक्यूज आता है कि कौन सा एलिमेंट जो है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये फ्लेम के ऊपर कौन सा कलर शो करते हैं। तो लिथियम आपके पास क्रिम्सन रेड, सोडियम आपके पास गोल्डन येलो, पोटाशियम आपके पास पेल वायलेट, रुबिडियम आपके पास रेड वायलेट, और सीजियम आपके पास वायलेट है। तो ये सारे जो है ये फ्लेम के ऊपर कलर शो करते हैं। तो आपके जो ग्रुप 1 है, उस ग्रुप 1 की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ट्रेंड्स हैं, जो एमसीक्यूज होगा, वो इसी तरह इसी प्रॉपर्टीज से आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।